गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एक अनिवार्य विषय के रूप में, एक को करिकुलर कोर्स के रूप में, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के सभी विश्वविद्यालय में, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के सभी महाविद्यालय में एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में संचालित किया गया है। यह पाठ्यक्रम बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए एक समान पाठ्यक्रम है। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग 20 क्वेश्चंस के आगे अर्थात 21 से हम बात करेंगे कि इसमें क्या है कुछ खास। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम अगर देखें 21 के रूप में, तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, अर्थात निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। अगर हमको अपर्याप्त भोजन मिले, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से कम, अर्थात जितना हमको भूख है, अगर उस भूख से कम हमको भोजन मिलता है, और तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं और इससे कौन सी बीमारियां जनरेट हो सकती हैं। तो एक चीज़ आप रिमार्क कर लीजिए कि जब हम इनएडिक्वेट भोजन लेते हैं, अपर्याप्त भोजन लेते हैं, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से कम भोजन अगर हम लेते हैं, तो इस स्थिति को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण कहते हैं, अपोषण अर्थात अपर्याप्त भोजन कहते हैं। और इससे दो प्रकार की बीमारियां जनरेट होती हैं, और ये मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की कौन कौन सी बीमारियां बनती हैं, इसमें दो प्रकार की बीमारियां जनरेट होती हैं। एक होता है मेरस्मस, दूसरा होता है क्वाशरकोर। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्न में से अपर्याप्त पोषण की स्थिति में कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इसमें दो प्रकार का, अर्थात ऑप्शन दिया गया पहले में 2, 3, 4 एंड 5। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, अर्थात दो स्थितियाँ जनरेट हो सकती हैं, क्वाशरकोर एंड मेरस्मस। अर्थात जब हम इनएडिक्वेट भोजन लेंगे, अपर्याप्त भोजन लेंगे, मॉल न्यूट्रिशन के शिकार बन जाएंगे, तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की कमियां देखने को मिलेंगी, और वो होता है मेरस्मस एंड क्वाशरकोर। अर्थात हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ साथ कुछ एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स, कुछ एसेंशियल कंपोनेंट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं इनमें एट्रॉफी हो जाता है, मांसपेशियाँ सूख जाती हैं, और बच्चा जो होता है बिल्कुल कंकाल उसका दिखने लगता है, पेट उसका निकला हुआ रहता है, लेकिन पूरी शरीर सूखी होती है, जिसको हम सूखा रोग के नाम से जानते हैं। मेरस्मस को हम क्या कहते हैं? सूखा रोग। तो ये कुपोषण के शिकार वाले बच्चे कहे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। When nutrition is incomplete in quantity and quality of जैगरी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, देन द कंडीशन इज कॉल्ड। हिंदी में अगर इसको हम देखें तो जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी बात किया कि जब हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से कम हमको भोजन दिया जाए और उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो, अर्थात हमको एक पोषण डाइट, जो एक प्रकार के एक न्यूट्रिएंट्स डाइट होना चाहिए, अर्थात हमको अगर पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता है, और हमको भोजन भी अगर हमारी शारीरिक रिक्वायरमेंट के से कम दिया जाए, तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं? उसको हम कुपोषण कहते हैं या माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। क्वेश्चन क्या, एक बार फिर समझिए कि जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। अर्थात हमारे शारीरिक रिक्वायरमेंट से भी कम, और हमारे उसकी क्वालिटी भी अगर कमज़ोर हो, भोजन हमको पौष्टिक न मिले और मात्रा में कम भी मिले, अर्थात भूख से कम भोजन अगर हमको मिलता है, तो हम कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। into how many parts can be bodily functions of food be divided, अर्थात भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अर्थात शारीरिक कार्यों के आधार पर भोजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये इसका मतलब होना चाहिए। क्वेश्चन गलत लिखा गया है। शारीरिक कार्यों के आधार पर भोजन को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3। अर्थात हमारी शारीरिक कार्यों के आधार पर भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, अर्थात जो हमारे बॉडी को बिल्डिंग करता है, हमारे बॉडी के टूटे फूटे सेल्स को बनाता है, हमारी कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स में हमारा आता है प्रोटीन और मिनरल्स। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, लिख लेंगे कहीं कॉपी में। तो पहला जो होता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, इसमें आता है प्रोटीन और मिनरल्स। यहीं दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है एनर्जी यील्डिंग फूड या एनर्जी गिविंग फूड, जो हमको एनर्जी देता है। तो एनर्जी देने वाले फूड का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। फैट हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमको जो फैट की अपेक्षा थोड़ा कम प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हमको रिकरेंट एनर्जी की ज़रूरत है
तो कार्बोहाइड्रेट हमको रिकरेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमको रिकरेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये दोनों हमको क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन अगर रिकरेंट एनर्जी तुरंत अगर तत्काल हमको एनर्जी की ज़रूरत है तो हमको कार्बोहाइड्रेट देता है, अर्थात ग्लूकोज के रूप में हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे भोजन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट रखता है, हमारे शारीरिक सभी क्रियाओं को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्रोटेक्टिव फूड के रूप में आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। कौन आता है? विटामिन एंड मिनरल्स। कुल मिला के तो अगर हम देखें तो शारीरिक कार्यों के आधार पर भोजन कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए। पहला होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसके अंतर्गत प्रोटीन और मिनरल्स आते हैं। दूसरा होता है एनर्जी यील्डिंग फूड्स, जो हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे कोशिकाओं को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षित रखता है, उसमें आता है विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। तो कौन ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हैव मेरस्मस डिजीज़। मेरस्मस रोग क्या होता है? मेरस्मस रोग को जैसा कि मैंने बताया एक सूखा रोग होता है, जिसमें बच्चा क्या होता है, वो प्रोटीन की कमी से उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां एट्रोफी हो जाती हैं, अर्थात उसमें क्या होता है? डिजनरेट हो जाती है, मांसपेशियां सूख जाती हैं, अर्थात फैट एंड मसल्स दोनों क्या होते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं। और बच्चा का केवल कंकाल ही दिखाई देता है, पेट निकला हुआ होता है और उसका जो पूरी बॉडी है वो कैसे सूखी हुई रहती है। तो इस प्रकार की बीमारी को हम मेरस्मस रोग कहते हैं। तो ये किसकी कमी से होती है बच्चों? पहला ऑप्शन है फ्रॉम लैक ऑफ फैट, दूसरा है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन, तीसरा है हाई इन प्रोटीन, चौथा है फ्रॉम एक्सेसिव ऑफ फूड्स। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेरस्मस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है और इस प्रोटीन की कमी से बच्चे के अंदर जो मसल्स एट्रोफी होने लगती है, मांसपेशियां सूख जाती हैं, केवल और केवल कंकाल दिखाई देता है। तो इस प्रकार की बीमारी को हम सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द स्किन शोज साइन ऑफ रिंकलिंग एंड येलोविंग। त्वचा झुर्री युक्त एवं उसका रंग पीला होना किस लक्षण को प्रदर्शित करता है? अर्थात किसी बच्चे का या किसी भी पेशेंट का अगर त्वचा झुर्री युक्त हो गया, अर्थात वो झुर्रियाँ उसमें दिखने लगी हैं और रंग उसका क्या होता है? येलोविश हो गया है, पीला हो गया है, तो वो किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? पहला है माल न्यूट्रिशन, दूसरा अंडर न्यूट्रिशन, तीसरा रिच फूड और चौथा है नन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? माल न्यूट्रिशन, अर्थात कुपोषण का शिकार। अगर इनएडिक्वेट अमाउंट में अगर हमको भोजन मिले, पौष्टिक भोजन अगर हमको ना मिले, तो इससे हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है और इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, त्वचा क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्लैसिड हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है, पूरा चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, फ्लैसिड हो जाएगा और जो रंग होता है वो बिल्कुल येलोविश हो जाएगा, है ना। तो येलोविश और झुर्रीदार अगर त्वचा दिखाई देने लगे तो समझिए कि वो जो पेशेंट है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है, अर्थात उसको इनएडिक्वेट अमाउंट में पोषण मिल रहा है, उसको एडिक्वेट अमाउंट में भोजन नहीं दिया जा रहा है, उसके बॉडी रिक्वायरमेंट के से कम भोजन दिया जा रहा है, मात्रा में भी कमी है, क्वालिटी में भी कमी है, तो कुल मिला के उसको एक बैलेंस डाइट के रूप में भोजन नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज इन इंडिया इज। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है, अर्थात हमारे भारत में अगर पोषक तत्व की कमी के रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा इफिशियंटली सर्वाधिक रूप से कौन सी बीमारी देखने को मिलती है? पहला है एनर्जी प्रोटीन मॉल्यूट्रिशन, दूसरा है कैल्शियम डिफिशियंसी, तीसरा है फास्फोरस डिफिशियंसी और चौथा है विटामिन डिफिशियंसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एनर्जी प्रोटीन डिफिशियंसी, दैट इज द एनर्जी प्रोटीन मॉल्यूट्रिशन। ऊर्जा और प्रोटीन कुपोषण का शिकार जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोटीन डिफिशियंसी के पेशेंट दिखाई देते हैं, अर्थात ऊर्जा और प्रोटीन कुपोषण के बच्चे दिखाई देते हैं, पेशेंट दिखाई देते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अ डाइट इन विच ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड आर इंक्लूडेड इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। अर्थात ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात हमको जिसकी ज़रूरत है, कितना हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना हमको फैट चाहिए, कितना हमको प्रोटीन चाहिए, कितना हमको मिनरल्स चाहिए, कितना हमको फाइबर्स फूड्स चाहिए, कितना हमको वाटर चाहिए, कितना हमको फ्रूट्स चाहिए, कितने हमको वेजिटेबल्स चाहिए, अगर ये सब हमको एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है, एक
एडिक्वेट प्रोपोर्शन में मिल रहा है, राइट प्रोपोर्शन, राइट अनुपात में मिल रहा है, तो इस प्रकार के भोजन को बच्चों हम बैलेंस डाइट कहते हैं, अर्थात इसको हम संतुलित आहार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अर्थात एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक हमारे उस भोजन में शामिल हो और एक समान अनुपात में दिए जाएँ, अर्थात जितना हमारे बॉडी टिश्यूज़ की, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर अगर हमको भोजन मिलता है तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक समान प्रोपोर्शन में, एक राइट प्रोपोर्शन में भोजन दिया गया है, तो इसको हम संतुलित आहार कहते हैं। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारे अंदर किसी प्रकार की बीमारी जनरेट नहीं होगी और हम पोषित रहेंगे, हमारा पोषण जो होगा बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें हमको एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक समान प्रोपोर्शन में हमको बॉडी रिक्वायरमेंट के आधार पर हमको भोजन मिलता है, इसको हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड, अर्थात कुपोषण तथा डॉट 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 है में गहरा संबंध है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुपोषण का जो गहरा संबंध है, पहला दिया है वरी, दूसरा है हैप्पीनेस, तीसरा है पिलीगेंस और चौथा है ब्यूटी। तो जो बच्चों ये माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का जो सही रिलेशनशिप है वो वरी के साथ है, चिंता के साथ है। अर्थात हमारे अंदर अगर चिंता रहेगा, एंजाइटी रहेगा, चिंता की वजह से कुपोषण बन जाए, माल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी मतलब माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण बन जाता है। तो इसका जो कुपोषण का सीधा रिलेशन है वो किससे है, चिंता से है। तो चिंता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता जो होता है हमको कमज़ोर बना देता है और कमजोरी से ही हमारे अंदर कुपोषण हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ जनरेट हो सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सही है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, आइए बात करते हैं 29 प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़, अर्थात प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन है। पहला है घेंघा रोग, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है चर्म रोग, चौथा है बेरी। तो बच्चों प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो स्किन डिजीज होती है, जिसको हम सोरियासिस कहते हैं, और ये जून प्रोटीन की कमी से होता है। ये थोड़ा सा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ कौन होता है, स्किन डिजीज होता है, जिसको हम सोरियासिस कहते हैं। तो सोरियासिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चर्म रोग की बीमारी जो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रोटीन इज द सोर्स ऑफ, प्रोटीन प्राप्ति के साधन कौन कौन है। पहला है सोयाबीन, दूसरा है ग्राउंडनट, तीसरा है बीन्स और चौथा सुटेबल ऑयल्स। अर्थात प्रोटीन बच्चों इन सभी में पाया जाता है। अगर हम बात करें सोयाबीन्स में, तो सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है और सेम में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो कुल मिला के इसमें कौन सही, उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। अर्थात इन सभी में प्रोटीन डाइट देखने को मिलता है, प्रोटीन सब में पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है और बीन अर्थात सेम में भी प्रोटीन देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रोटीन नेम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट, प्रोटीन नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया। पहला है मुल्डर, तीसरा है मेंडल, चौथा है गॉर्न और चौथा है स्किनर। तो इसमें सही ऑप्शन जो होता है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुल्डर। अर्थात मुल्डर ने सबसे पहले टर्म प्रोटीन दिया। द टर्म प्रोटीन वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय मुल्डर। सबसे पहले किसने दिया, मुल्डर ने। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन द प्रोटीन, प्रोटीन में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो बच्चों आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिमार्केबल क्वेश्चन है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। प्रोटीन में टोटल 8 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अगर आप कॉपी लिए हो तो उसको नोट करिए, 8 प्रकार के अमाइनो एसिड कौन कौन होते हैं। पहला होता है हिस्टिडीन, दूसरा होता है आइसोल्यूसिन, तीसरा होता है ल्यूसिन, चौथा होता है लाइसिन, पाँचवां होता है मिथियोनिन, छठा होता है फेनिल एलेनिन, सातवां होता है थियोनिन और 8वां होता है ट्रिप्टोफेन, है ना। तो ये 8 प्रकार के अमाइनो एसिड्स प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की सबसे अच्छी अर्थात उत्तम साधन कौन है। निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन कौन है। पहला है मांस, दूसरा है मछली, तीसरा है अंडा और चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी। मछली अर्थात मांस, मीट, मछली और अंडा तीनों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। अगर हमारे शरीर को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है तो हमको ये सब चीज़ें लेना चाहिए। कौन कौन, मांस, मछली, अंडा, है ना। तो ये इन तीनों में प्रोटीन की डाइट देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ फैट, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वसा के उपयोग के लिए कौन ज़रूरी है बच्चों, पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोज, तीसरा है वाटर और चौथा है विटामिन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फैट के यूज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कार्बोज, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोज क्या करता है बच्चों, हमारे शरीर में फैटी एसिड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो
कीटोसिस को प्रिवेंट करता है, अर्थात इट इज़ यूजफुल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। तो कार्बोज जो होता है फैट को, अर्थात फैट में जो फैटी एसिड्स होता है, फैटी एसिड्स को ब्रेकडाउन का काम करता है, ब्रेकडाउन करने का काम करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में कीटोसिस नहीं होने पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि कार्बोज इज एसेंशियल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। तो इसमें सही ऑप्शन कहूँगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कार्बोज जो होता है वो फैट के ब्रेकडाउन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये कीटोसिस होने से रोकने का काम करता है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इज द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक जटिल कार्बोज है, पहला है सेल्यूलोज, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है पेक्टिन, चौथा है स्टार्च। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? जो एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जाना जाता है उसको स्टार्च और फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च एंड फाइबर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अर्थात स्टार्च और फाइबर दोनों क्या होते हैं? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहे जाते हैं। तो यहाँ फाइबर नहीं है, केवल स्टार्च है, तो स्टार्च को हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? स्टार्च एंड फाइबर्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इनको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, यहाँ कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पहला होता है शुगर, दूसरा होता है स्टार्च, तीसरा होता है फाइबर्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कितने रूप होते हैं आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शुगर, जिसको हम मोनोसैकेराइड्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो पहला होता है शुगर, दूसरा होता है स्टार्च और तीसरा होता है फाइबर्स। तो ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पेक्टिन इज फाउंड इन, पहला है मिल्क, दूसरा है घी, तीसरा है दाल राइस और चौथा है इन कुक्ड फ्रूट्स। तो पके हुए फल में बच्चों पेक्टिन देखने को मिलता है। किसमें? पके हुए फ्रूट्स, जैसे एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, इस प्रकार के जितने भी पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? पेक्टिन देखने को मिलता है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ग्लूकोज इज, ग्लूकोज क्या है? पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो ग्लूकोज, जैसा कि मैंने बच्चों अभी बताया कि ग्लूकोज इज टाइप ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। ये क्या होता है? एक सिंपल कंपाउंड से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो मोनोसैकेराइड्स के रूप में जाना जाता है। तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़, डायबिटीज़ रोग होता है किसकी वजह से? पहला है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन्स, दूसरा होता है हाई इन कार्ब्स, तीसरा है फ्रॉम लैक ऑफ द कार्ब्स और चौथा है नन ऑफ दीज। तो डायबिटीज़ की बीमारी, जो शुगर का बीमारी होता है बच्चों, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थात जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ब्लड कैसा होता है? कंसनट्रेट हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन्स। ये इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। जब हमारे बॉडी में पैंक्रियाज से निकलने वाला ये हार्मोन्स होता है, पैंक्रियाज से कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज के बीटा सेल से। तो पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन्स अगर निकलना बंद हो जाता है, वो सेल खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो उसके पास ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। इससे पेशेंट क्या होता है? डायबिटिक हो जाता है, शुगर का पेशेंट बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन्स डायबिटीज़ की बीमारी होती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द परसेंटेज ऑफ द स्टार्च इज फाउंड इन पल्सेस, दालों में कितने प्रतिशत मात्रा में स्टार्च पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, उसमें भी स्टार्च की मात्रा पाई जाती है और उसमें स्टार्च की मात्रा 40% देखने को मिलती है। कितना परसेंट? 40% जो होती हैं वो स्टार्च हमको किस में देखने को मिलता है? पल्सेस में, दाल में भी स्टार्च देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपका जो एकेडमिक एग्जाम है BA BSc और BCom सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से बच्चों हम आपको फिर अलग से अगले वीडियो सेगमेंट्स में भी 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बच्चों आपको एक चीज़ है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक आते रहें। शेयर करिए अपने यार दोस्तों में भी, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। किसी प्रकार का कोई डिमांड है या किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, लिखें, जिससे हम अगर आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे तो आपकी जो समस्या है बच्चों उसका निवारण हम जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।